नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़े चुनाव को जीत करके एक तरीके से देखा जाए तो सेमीफाइनल जो है वो जीत लिया है। फाइनल अगले साल 2024 में है लोकसभा का। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का सेमीफाइनल तो जीत लिया है, लेकिन अब असली चुनौती शुरू हो गई है भाजपा के सामने, क्योंकि भाजपा को अब चुनना है अपना मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश जहां बीते 18.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें भी 16.5 सालों से एक ही मुख्यमंत्री है और वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे भले ही यह चुनाव नहीं लड़ा गया हो, लेकिन जिस तरीके से मेहनत शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी क्षणों में की है, आखिरी दिनों में की है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की इस मेहनत को नजरअंदाज कर पाना मुश्किल है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को मिली इस प्रचंड बहुमत वाली जीत के बाद। ऐसे में आज हम विश्लेषण के साथ ही आपको बताने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार मध्य प्रदेश में कौन कौन हैं, और अगर उनके पक्ष में कोई बातें हैं तो फिर उनके खिलाफ कौन सी बातें जा सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस चेहरे की जो 16.5 सालों से मुख्यमंत्री है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा है, या फिर यूं कह सकते हैं कि एमपी की सियासत का सबसे लोकप्रिय चेहरा शिवराज सिंह चौहान है। और इतने 16.5 सालों की मुख्यमंत्री कार्यकाल के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से आते हैं और साल 2003 के बाद से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सभी ओबीसी सीएम ही बनाए हैं। ये सारी बातें शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में जाती है। ये जानते हुए भी कि क्या पता वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने में, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आखिरी के जो 36 दिन थे विधानसभा चुनाव के, उसमें 165 सभाएं की। ये जानने के बावजूद भी कि वो सीएम नहीं रहेंगे या रहेंगे, उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है, उनकी मेहनत को नजरअंदाज कर पाना, खासतौर से इतने बड़ी प्रचंड बहुमत वाली जीत के बाद, ये भाजपा आला कमान के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी की जो बात की जा रही थी, वो सब बातें धरी की धरी रह गई, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। अगर कांग्रेस ने ताबड़तोड़ चुनाव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए किया था, तो शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना है या दूसरी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस के सारे कैंपेन को धराशायी कर दिया। अब ये सारी बातें शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में जाएंगी। उनकी एक प्रदेश व्यापी छवि है, मामा के नाम से वो लोकप्रिय पहले से ही थे, अब लाडली बहनों के भाई बन गए हैं। मध्य प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला वोट बैंक में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की मजबूत पकड़ है, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान बने रहे, क्योंकि महिलाओं का वोट भी हासिल करना है लोकसभा चुनाव में अगले साल। तो शिवराज सिंह चौहान को शायद न छेड़ा जाए, ये सारे समीकरणों को शायद भाजपा बिगाड़ने की कोशिश ना करे अगले साल वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए। ये सारी बातें शिवराज के पक्ष में जाएंगी, लेकिन जो अकेली बात उनके खिलाफ जा रही है वो है उनका कार्यकाल। 16.5 सालों के कार्यकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अब एक लीडरशिप क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। शिवराज सिंह चौहान के बाद कौन, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए भाजपा चाहती है कि अगली बार जब वो 2028 के विधानसभा चुनाव में उतरे, तो उससे पहले उसके पास अपना एक नया नेतृत्व हो, और उसे समय देना भी जरूरी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हो सकता है इस बार शिवराज सिंह चौहान की बजाय किसी और पे ध्यान केंद्रित करे। बस इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई बात नहीं जाती। दूसरा नाम है प्रहलाद पटेल का। प्रहलाद पटेल के साथ जो बातें अच्छी हैं वो ये कि वो किसी विवाद में नहीं रहते। गैर विवादित उनका पूरा अब तक का राजनीतिक करियर रहा है। कुछ आरोप जरूर लगे, लेकिन उन आरोपों में कोई सच्चाई साबित नहीं हुई। प्रहलाद पटेल ओबीसी वर्ग से आते हैं, और जाहिर सी बात है यदि भारतीय जनता पार्टी 50% के करीब ओबीसी आबादी को साधने के लिहाज से अगर शिवराज सिंह चौहान को इतने मौके दे सकती है, तो फिर ओबीसी वर्ग के तौर पर प्रहलाद पटेल दूसरा सबसे मजबूत नाम है। प्रहलाद पटेल केंद्र की राजनीति करते रहे, पहली बार उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट मिला
और वो उसमें जीत भी गए हैं। ये सारी बातें उनके पक्ष में तो जाएंगी, लेकिन जो बात उनके खिलाफ जाएगी वो है उनका इतिहास। सब जानते हैं, खासतौर से भाजपा नेतृत्व तो बखूबी जानता है कि प्रहलाद पटेल उस समय भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चले गए थे जब उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जनशक्ति पार्टी बनाई थी। प्रहलाद पटेल उसमें गए। अब जाहिर सी बात है वो बाद में भाजपा में आए जरूर, उमा भारती भी भाजपा में आ चुकी है और कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा कि भाजपा में रहने के बाद, उसे छोड़ करके जाने के बाद एक नई पार्टी बनाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तो उमा भारती ने तो अपनी गलती मान ली, लेकिन प्रहलाद पटेल का इतिहास उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की। केंद्र की राजनीति के कद्दावर चेहरे हैं, ग्वालियर चंबल की राजनीति के लोकप्रिय चेहरे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। डिमनी सीट से उन्हें मौका दिया गया, उन्होंने जीत के अपना लोहा मनवा लिया। डिमनी सीट यानी भाजपा के लिए बेहद कठिन माने जाने वाली सीट थी, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने उसे जीत लिया। सीधे सांसद से भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग करते हुए कठिन सीटों पे नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा और भाजपा का यह दांव सफल भी हो गया। अब इस जीत के साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्यमंत्री के सशक्त दावेदारों में से एक हो गए हैं। क्या बातें उनके पक्ष में है? पहला, नरेंद्र मोदी के खासे करीबी हैं। नरेंद्र मोदी को काफी भरोसा है नरेंद्र सिंह तोमर पर। दोनों नरेंद्र तो हैं, लेकिन कृषि कानून जब लागू हुए थे तो नरेंद्र सिंह तोमर को ही संकट मोचक की तरह इस्तेमाल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और नरेंद्र सिंह तोमर को यह जिम्मेदारी दी थी कि वो जाएं और किसानों को मनाने की कोशिश करें। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर इसमें सफल नहीं हुए। प्रधानमंत्री को खुद सामने आना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंध संयोजक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह भूमिका भी नरेंद्र सिंह तोमर ने बखूबी निभाई, जबकि वो खुद उम्मीदवार थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस भूमिका को अच्छे से निभाया। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली। ये सभी बातें नरेंद्र सिंह तोमर के पक्ष में जाएंगी। क्या बात उनके खिलाफ जाएगी? वो है हाल ही में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके बेटे के 2 से 3 अलग अलग जो वीडियो वायरल हुए हैं, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर की जमकर किरकिरी हुई, भारतीय जनता पार्टी की जमकर किरकिरी हुई। पूरी की पूरी कांग्रेस ने भोपाल से लेकर के दिल्ली तक इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र सिंह तोमर पर जमकर हमला बोला। इसके जरिए ही उन्होंने केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जो एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इस पर भी जमकर हमला बोला था। यह बात नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जा सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसी ग्वालियर चंबल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ गया है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा था। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना, उसे जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे बेहद ज्यादा खुश हैं और उत्साहित इस बात से हैं कि जो नेता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया, आखिरकार वो भारतीय जनता पार्टी में आकर इस तरीके से रच बस गया है कि उसे पहचानना मुश्किल है कि वो कभी कांग्रेस में हुआ भी करता था। और खासतौर से पीएम मोदी की उड़ान योजना को जिस तरीके से वो लागू कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके भी काफी मुरीद हैं। प्रधानमंत्री वैसे भी डिलीवरी करने वाले नेताओं को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जो डिलीवर कर सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें लगातार जिस तरीके से उड़ान योजना में अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को आगे बढ़ रख रहे हैं, उसका मान रख रहे हैं, प्रधानमंत्री की गुडबुक में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम बेहद ऊपर है। युवा भी हैं वो, कांग्रेस की सरकार गिरी थी, उन्हें राज्यसभा भेजा गया, अब वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल ही रहे हैं। इसलिए भी उनके नंबर बढ़ गए हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए तो ग्वालियर चंबल में विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित तरीके से सीटों की बढ़ोतरी हो गई भाजपा की। इतनी सीटें कभी नहीं आई थी भाजपा को जितनी इस बार चुनाव में आई हैं। माना जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से यह संभव हो पाया है। जाहिर सी बात है, इससे भी उनके नंबर बढ़ गए हैं। एक और चीज जो उनके पक्ष में जाती है वो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल की राजनीति से निकल के इस समय एक प्रदेशव्यापी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान के बाद सबसे सशक्त नाम अगर किसी का सामने आता है मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। लेकिन क्या बात उनके खिलाफ जाएगी? एक ही बात है ऐसी जो उनके खिलाफ जाती दिख रही है, और वो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भाजपा में आए तो उनके साथ समर्थकों की एक पूरी फौज आई थी। उनमें से कई मंत्री बने, विधायक बने, अभी भी कईयों ने चुनाव लड़ा, कई जीते, कुछ हारे। लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक समानांतर उनके जो समर्थक है वो भी अपनी पार्टी चलाते हैं। भाजपा में भी ये दिख रहा है, खुल के इस पे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन ये बात है। और माना जा रहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बना दिया गया तो उनके साथ आए समर्थक नेता जो हैं या कार्यकर्ता हैं वो समानांतर पार्टी के अपनी एक पार्टी चलाते रहेंगे, भाजपा में रहकर ही। उनको भी
ध्यान में रखना होगा और उनको काफ़ी जगह एडजस्ट भी करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, जब सिंधिया खुद सीएम होंगे तो फिर इन तमाम लोगों की पूछ परख ज़्यादा बढ़ जाएगी भाजपा में। तो भाजपा का अपना जो कैडर है वो उससे काफ़ी हद तक डिमोरलाइज भी हो सकता है। हालांकि भाजपा नेता बार बार यही कहते हैं कि भाजपा में कोई शिवराज बीजेपी या सिंधिया बीजेपी या वीडी बीजेपी, तोमर बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं होता है। भाजपा एक संगठन है, वो संगठन की ताकत इस विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिल गई। तो यही इकलौती चीज़ है जो सिंधिया के खिलाफ जा सकती है। इसके अलावा उनके नाम पर कोई दाग जो है फिलहाल नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय की बात करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर 1 से जीत करके, हालांकि वो पूरी तरीके से आश्वस्त थे, लेकिन इसके बावजूद इंदौर 1 सीट को जीतना एक तरीके से बेहद कठिन चुनौती थी, जिसे कैलाश विजयवर्गीय ने पार कर दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने सीट को जीत करके अपना लोहा मनवाया। प्रदेश की राजनीति में पहले से ही वो काफ़ी कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। इंदौर से राजनीति उन्होंने शुरू की थी, दिल्ली गए, उसके बाद पश्चिम बंगाल गए, वापस अब मध्य प्रदेश में आए हैं, चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव जीते हैं। मंत्री वो पहले भी कद्दावर मंत्री रह चुके हैं शिवराज सरकार में। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय क्या प्रदेश व्यापी चेहरा है? तो इसका जवाब ना है। कार्यकर्ताओं के बीच में तो उनकी अच्छी पैठ है, लेकिन जनमानस के बीच में जितने लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान हैं उतने कैलाश विजयवर्गीय नहीं है। ये बात तो उनके खिलाफ है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात जो उनके खिलाफ जाती है वो है कि उनके बेटे ने विधायक रहते जो बैट कांड किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से काफी नाराज हुए थे और दिल्ली में बैठक के दौरान उन्होंने फटकार भी लगाई थी कैलाश विजयवर्गीय को, नसीहत भी दी थी कि नेताओं को इस तरीके के कार्यों से बचना चाहिए। ये बात उनके खिलाफ जा सकती है। हालांकि इस बात को लेकर के अगर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय को टिकट देके उनके बेटे को टिकट ना देना, इसे भी जोड़ के देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सबसे अंतिम नाम की, जो मुख्यमंत्री की रेस में हमेशा रहता है, बना रहता है, और स्वाभाविक भी है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वीडी शर्मा। वीडी शर्मा जब से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जीतना सबसे पहले शुरुआत होती है इसकी 2020 में, जब कमलनाथ सरकार गिरती है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही एक तरीके से 2020 के उपचुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत जाती है। अब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें प्रचंड जीत मिली है। इसलिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष मानती है। शुभंकर यानी जिसके होने से सब शुभ होता है। अब वीडी शर्मा इतने शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन पे उनकी अच्छी पकड़ है, संगठन में काफ़ी उन्हें माना भी जाता है, ये सारी चीज़ें उनके पक्ष में जाती है। लेकिन जो चीज़ उनके विपक्ष में जाती है वो ये कि उनकी स्वीकार्यता कितनी है। क्या सभी नेता वीडी शर्मा के नाम को लेकर के राजी हो जाएंगे, एकमत होंगे? इसमें गुंजाइश बहुत कम है। जितनी लोकप्रियता वर्तमान मुख्यमंत्री की है वीडी शर्मा की, उतनी लोकप्रियता प्रदेश भर में नहीं है। वो प्रदेश व्यापी चेहरा नेता के हिसाब से, प्रदेश व्यापी लीडर के हिसाब से नहीं है। उनकी लीडरशिप अभी जो है वो क्योंकि शुरू हुई है, अभी उसमें और लंबा समय लगेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो उनके विपरीत जाती है वो ये कि वीडी शर्मा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2003 से लेकर अब तक हमेशा ओबीसी मुख्यमंत्री देते आई है। तो क्या वो एक बड़ी ओबीसी आबादी को नजरअंदाज करते हुए वीडी शर्मा को मुख्यमंत्री बनाएगी? इसका जवाब भी अगर ज्यादातर विशेषज्ञों से पूछें तो वो नाम ही कहेंगे। तो ये एक बात भी वीडी शर्मा के खिलाफ जाती है। तो हमारी आज के इस विश्लेषण में हमने आपको उन तमाम नामों के बारे में बता दिया जिन पर मुख्यमंत्री का दांव भाजपा चल तो सकती है। उनके साथ क्या बातें जाएगी, उनके खिलाफ क्या बातें जाएगी, ये भी हमने आपको बता दिया।